अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ हिस्ट्री और मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, बांग्लादेश के क़याम को तकरीबन 50 वर्ष बीत चुके हैं और उस जंग में अब तक पाकिस्तानी जंगी कैद हैं। कुछ फ़रार होने में कामयाब हुए, कुछ के लिए जंग जो है अब तक ख़त्म ना हुई। ये कहानी भी मेजर तारिक परवेज़ की है, जो अपने कज़न और 3 दीगर ऑफिसरान के साथ इंडियन कैद से फ़रार होने में कामयाब हुए। रेलगाड़ी इंडियन के एक स्टेशन पर रुकी तो अंदर दाखिल होने वाले इंडियन फ़ौजी ऑफिसर ने बुलंद आवाज़ में पूछा, किसी ने करेंसी तब्दील करवानी है तो बताए। इस डब्बे में मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज के कई ऑफिसरान ने अपनी जेबें टटोली और जो पैसे थे वो इंडियन फ़ौजी के हाथों उनकी करेंसी में तब्दील करवा लिए। ये ट्रेन उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के साथ इंडियन सरहदी इलाके बेंगान से इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश जा रही थी। ट्रेन में पाकिस्तानी फ़ौज के एक ऑफिसर मेजर तारिक परवेज़ भी शामिल थे। अब मेजर तारिक परवेज़ ने रकम ली और उस अपनी कमीज़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों में छुपा लिया। उनके कई साथी फ़ौजी ऑफिसर खाने पीने की अशिया ख़रीद रहे थे, मगर वो अपने जहन में कोई और ही मंसूबा बना रहे थे। अब ये 1971 का दिसंबर था और पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही इंडिया के ख़िलाफ़ हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद उस वक्त दुनिया की सबसे नई रियासत बांग्लादेश वजूद में आई थी। अब इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजी जंगी कैदी करार दे दिए गए, जिनमें से मां सवाए चंद खुश नसीब फ़ौजियों के बाकी तमाम ने अगले कई साल इंडिया के मुख्तलिफ़ फ़ौजी कैंपों में ज़ेरे हिरासत रहे। अब शिकस्त के बाद फ़ौजियों को फतेहगढ़ मुंतकिल किया गया। अब इंडियन फ़ौजियों के सामने हथियार डालने के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकारों को बतौर जंगी कैदी मुख्तलिफ़ कैंप्स में भेजने के मराहिल का आगाज़ हो गया। अब चूँकि बांग्लादेश में फसादात और पाकिस्तानी फ़ौजियों पर हमलों का ख़तरा था और ऐसे इंतज़ामात भी नहीं थे जहां तवील मुद्दत के लिए इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी एहलकारों को रखा जा सके, इसलिए उन फ़ौजियों को इंडिया मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। मेजर तारिक परवेज़ और उनके कज़न मेजर नादिर परवेज़ समेत सैकड़ों ऑफिसरान और सिपाही उस ट्रेन पर सवार थे, जो मुख्तलिफ़ इलाकों से होती हुई बिलाखिर इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश की फ़ौजी छावनी फतेहगढ़ पहुँची। अब यहाँ पर जंगी कैदियों के लिए बने कैंप में उन ऑफिसरान और सिपाहियों ने अगले 2.25 साल गुजारने थे। कैद से फ़रार के मंसूबे तो उसी वक्त बनने शुरू हो गए थे जब हथियार डालने की खबरें छावनियों से होती हुई अगले मोर्चों तक जा पहुंची थी। कई फ़ौजियों ने फ़रार होने की कोशिश भी की और वो कामयाब रहे और कई नाकाम भी रहे। अब ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हर जंगी कैदी को ये हक़ हासिल है कि वो जो दुश्मन की कैद से फ़रार की कोशिश करे और ऐसा करते पकड़ा जाने पर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। अब मेजर तारिक परवेज़ और उनके साथी इसी ताक में रहे कि कहीं किसी इंडियन फ़ौजी से कोई चूक हो और वो मौका पाते हुए ट्रेन से फ़रार हो जाए, मगर मजाल है कि कोई इंडियन फ़ौजी टस से मस हुआ। यह सिलसिला जारी था। मेजर तारिक परवेज़ और उनके हमरा कैदियों को फतेहगढ़ छावनी के कैंप नंबर 45 में रखा गया। इस कैंप में ऑफिसरों के लिए 2 लंबी बैरक्स थी और एक बैरक को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से में जूनियर ऑफिसरों को रिहाइश के लिए दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा तफरीही कमरे, तीसरा हिस्सा डाइनिंग हॉल और चौथा हिस्सा दिलियों के लिए मुख्तस किया गया। अब ये बावर्ची खाना और स्टोर रूम में भी एक हिस्से थे। दूसरी बैरक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से में 8 फुट लंबा था, जिसमें लकड़ियों से 5 गुसलखाने बनाए गए, जबकि दूसरे हिस्से में 43 ऑफिसरान ने रहना था। अब इन आरसी गुसलखानों के साथ एक गहरी खंदक वाला बैतुल खला भी बनाया गया। यही वो बैरक थी जहां मेजर तारिक परवेज़ कैद थे और यही वो गुसल खाने में जहां से फ़रार होने का मंसूबा शुरू हुआ। अब ये फ़रार होने का मंसूबा कैसे बना, ये बताते हैं कि मेजर तारिक परवेज़ बादशाह पाकिस्तानी फ़ौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचे। बांग्लादेश के क़याम के 50 वर्ष होने के मौके पर पाकिस्तान के जंगी कैदियों के साथ बीते हुए वाक़यात के बारे में उन्होंने हमें बताया कि कैंप नंबर 45 से वो कैसे फ़रार हुए। उन्होंने कहा कि फ़रार के लिए तैयार पाकिस्तानी फ़ौजी ऑफिसरों ने पहले तो कपड़ों का एक जोड़ा छुपाया, फिर करेंसी छुपाई। उन ऑफिसरान ने बतौर कैदी तस्वीरें खिंचवाने के लिए दाढ़ियाँ रखी। इसकी वजह ये थी कि फ़रार के बाद वो अपना चेहरा किसी हद तक तब्दील कर सकेंगे।
लिबास से इसलिए छुपाया कि उनको मिलने वाले सरकारी कपड़ों पर BOW यानी जंगी कैदी की मोहरें लगा दी गई थी। ये फरार आसान नहीं था और वो भी इस सख्त सिक्योरिटी में। इंडियन फौज ने कैद खानों को फुल प्रूफ बनाया था ताकि कोई भाग ना सके। कैंप में खारदार तारों की 5 कतारें थी, 50 गज के फासले पर वॉच टावर बने थे और हर एक पर सर्च लाइट थी, जबकि हर 20 गज पर एक ट्यूब लाइट थी। अब हिरासत में रहने के चंद दिन बाद ही दोनों कजिन मेजर तारिक परवेज़ और मेजर नादिर परवेज़ ने कुछ और ऑफिसरों को भी अपने साथ मिला लिया और भागने का बाकायदा मंसूबा तैयार किया गया। फैसला हुआ कि और तो कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ना एक सुरंग खोदी जाए। सुरंग खोदने के लिए गुसल खानों की कतार में आखिरी गुसल खाने का इंतखाब हुआ। ये गुसल खाना कैंप के बाहर की दीवार के करीब तरीन था और यहाँ एक कोने में बल्ब की रोशनी तक नहीं पहुँचती थी। यहाँ सुरंग खोदी जानी थी। सुरंग खोदी कैसे जाएगी, ये मसला भी जल्द हल कर लिया इन्होंने। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक परवेज़ बताते हैं कि सुरंग खोदने के लिए कमरे में कपड़े लटकाए गए और सरिये की एक कुंडी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मगर गुसल खाने का फर्श पक्का था और तोड़ते तो शोर होता। इंडियन फौजी 24 घंटे सर पर खड़े थे, लेकिन इसका हल भी निकाल लिया गया। अब फतेहगढ़ छावनी राजपूत रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ कैंप के साथ ही फायरिंग रेंज थी, जहाँ इंडियन सिपाही राइफल फायरिंग की मशक करते थे। इनके मशक के औकात का नोट किए गए। तारिक परवेज़ बताते हैं कि पहला हथियार जो सुरंग के लिए इस्तेमाल हुआ वो कुंडी थी। वो फायर करते उधर मैं ठक से सरिये से जर्ब लगाता, वहाँ फायर होता, यहाँ ठक ठक। ऐसा करते करते हमने फर्श तोड़ दिया। ऐसा करते करते सुरंग का सुराख तो बन गया, मगर अब मुश्किल ये थी कि इसे छुपाया कैसे जाए। एक बार फिर कैदी ऑफिसरों की खुफिया कॉन्फ्रेंस हुई। खुशकिस्मती से उन्हीं ऑफिसरान में से एक पाकिस्तान के इंजीनियरिंग कोर के ऑफिसर मेजर रिजवान भी थे। उन्होंने इस मंसूबे में शामिल किया गया और कहा गया कि वो एक ऐसा ढक्कन बनाए जिससे सुराख छुप जाए और तलाशी के दौरान ये पता ना चल सके कि फर्श यहाँ से उखड़ा हुआ है। मेजर रिजवान की मदद से लोहे की चारपाइयों में से एक तार निकालकर मेन होल जो कवर जो है उसका बनाया गया। अब वहीं बावर्ची खाने से एक बड़ी छुरी चुराई गई और यूं एक छुरी से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। छावनी के साथ ही दरिया था तो ज़मीन कदरे नरम थी। अब तारिक परवेज़ बहुत फ़ख्र से बता रहे थे हमें कि एक किचन की छुरी थी और हमने पोरेंटल बनाया। अब अगला मरहला था कि खुदाई से निकलने वाली मिट्टी का क्या कर रहे हैं। इसके बारे में तारिक परवेज़ ने बताया कि उन्होंने लोटों में मिट्टी भरनी शुरू की और उसे बैतुल खला के नीचे खद्दक में फेंकना शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि सुरंग की खुदाई में शामिल ऑफिसरान को ग्रुप्स में तकसीम किया गया। कुछ की जिम्मेदारी सुरंग खोदने की थी, कुछ का काम सिक्योरिटी और इंडियन संतरियों पर नज़र रखना था और तीसरा ग्रुप मट्टी को ठिकाने लगाने का जिम्मा उठाए हुए था। तारिक परवेज़ हंसते हुए हमें बता रहे थे कि इंडियन फौजियों ने किसी मौके पर यह गौर नहीं किया कि खंदक की गहराई कम हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी का लेवल ऊंचा हो रहा है। जनवरी 1972 में शुरू होने वाला सुरंग की खुदाई का काम अगले 7 माह तक जारी रहा। तारिक परवेज़ के हमरा फरार होने वाले फौजी कैप्टन नूर अहमद कायम खानी ने हिकायत जरीदे के मदीर अनायतुल्लाह के हमरा इस फरार की पूरी दास्तान अपनी किताब फतेहगढ़ से फरार तक में रकम की है। वो लिखते हैं कि इंडियन ऑफिसरान आकर बढ़ के मारते थे कि उनके कैंप की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भाग नहीं सकता। ऐसे में एक जानिब चंद पाकिस्तानी फ़ौजी उनकी हाँ में हाँ मिलाते तो दूसरी जानिब जिस वक्त ये मुकालमे चल रहे होते चंद कदम के फासले पर कई फुट गहरी सुरंग खोदने का काम जारी होता था। तारिक परवेज़ बताते हैं कि जब चेकिंग के लिए इंडियन फौज आती तो सब लड़के भागते और गुसल खानों में लिबास तब्दील करते, मगर उस बाथरूम वाला नहीं निकलता जहां सुरंग खोदी जा रही थी और वो मुसलसल नहाता रहता था। कैप्टन नूर कायम खानी ने बताया कि 16 दिसंबर 1972 तक सुरंग कैंप की हदूद से भी निकल गई थी। तो उसके बाद मेजर नादिर परवेज़, तारिक परवेज़ और कैप्टन नूर समेत 5 ऑफिसरान ने मंसूबा बनाया कि वो 17 दिसंबर की रात इंडियन फौज की जानिब से कैदियों की गिनती के बाद वहां से निकलेंगे।
17 दिसंबर की शब पहले मेजर नादिर परवेज, उनके कज़न मेजर तारिक परवेज और कैप्टन नूर कायम खानी निकले, जबकि उनके चंद घंटे बाद कैप्टन जफर हसन गुल और लेफ्टिनेंट यासीन कैंप से निकले। इन फौजियों ने पाकिस्तान से आया यूनिफॉर्म पहना और सुरंग से निकले। इसकी वजह से ये फैसला था कि अगर कोई गोली लगी तो अपनी फ़ौज के यूनिफॉर्म में मरेंगे। तारिक परवेज बताते हैं कि हम सब ने ये फैसला किया था कि जो ऑफिसरान भी टोलियों की सूरत में निकलना चाहते हैं वो अपना मंसूबा तैयार करें और किसी दूसरे ग्रुप को इसके बारे में ना बताएं, ताकि पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के बावजूद हम एक दूसरे के बारे में कुछ बता ना सके। वो बताते हैं कि 5 ऑफिसर के अलावा और कोई बाहर इसलिए नहीं निकला कि उनके पास ना तो इंडियन करेंसी थी और ना ही ऐसा लिबास जिस पर POW की मोहर शब्द ना हो। इसके अलावा फरार का फैसला एक मुश्किल कदम था। सब जानते थे कि एक दिन पाकिस्तानी फौजी कैदी वतन वापस पहुंच जाएंगे, मगर फरार के दौरान पकड़े जाने की सूरत में वो गोली का निशाना बन सकते हैं। इसलिए 5 ऑफिसरान के अलावा किसी ने खतरा मोल ना लिया। नूर अहमद कायम खानी ने बाहर निकलकर लिबास तब्दील किया और अपनी दाढ़ी शेव की। इस तरह उनका हुलिया उन तस्वीरों से कुछ मुख्तलिफ हो गया जो आइंदा चंद रोज़ में इंडियन अखबारों में छपनी थी। उन फौजियों के फरार की खबर जब इंडिया के अखबारों में छपी तो पाकिस्तान में मौजूद फौजी क़यादत ने इंडिया से मुंसलिक सरहद पर यह हुक्म पहुँचाया कि सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की कोशिश करने वालों को निशाना ना बनाया जाए। ताहम फरार होने वाले ऑफिसरान पहले ही फैसला कर चुके थे कि वो बारूदी सुरंग की वजह से सरहदी इलाकों की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो समंदर के रास्ते या नेपाल में पाकिस्तान के सफारत खाने पहुंचकर वतन वापसी का इंतज़ाम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक परवेज कहते हैं कि जब उनके पास सिर्फ 10 रुपये रह गए तो ये फैसला किया गया कि अब और तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सिनेमा में पाकीज़ा फिल्म देखी जाए। फिल्म देखी और बाहर आकर ताज़ा जूस पिया और फिर हम बैठ गए कि अब तो पैसे ख़त्म हो गए। हमने यहाँ कुछ मुसलमान ख़ानदानों से रब्ता करने का फ़ैसला किया और कुछ लोगों से मुलाकातें की, लेकिन कोई भी मदद को तैयार ना हुआ। आखिरकार इन तीनों ने जमात इस्लामी हिंद के एक रुकन से रब्ता किया, जिन्होंने उन तीनों को लखनऊ के टिकट ले दिए और लखनऊ में कुछ लोगों के नाम ख़त लिख दिए ताकि उनकी मदद की जा सके। तुम तीनों वही हो जो फतेहगढ़ से भागे हो। लखनऊ पहुंचकर उनकी जिस ख़ानदान से मुलाकात हुई, उन्होंने उनका किस्सा सुनने के बाद कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम तीनों वही हो जो कुछ दिन पहले फतेहगढ़ जेल से भागे हो। तारिक परवेज के मुताबिक उस ख़ानदान के एक बुजुर्ग ने उनकी मदद की और उन्हें 30 सितंबर को नेपाल की सरहद पार करवाई। यहाँ से वो 70 मील पैदल सफ़र करके नेपाल की सरहदी इलाके भेवरा पहुँचे और यहाँ मुसलमानों की एक देहात की मस्जिद में क़याम किया। उधर जहाँ से का टिकट ख़रीदा गया और नादिर परवेज़ खुमुंडो रवाना हुए, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के सफारत खाने पहुँचकर बाकी दोनों ऑफिसरान के लिए भी टिकट भिजवाए। तारिक परवेज़ ने बताया कि वो लम्हे मुझे कभी नहीं भूलते जब मैं खटमंडो एयरपोर्ट से निकलकर पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब जा रहा था। मुझे दूर से सफारत खाने की इमारत पर अपने मुल्क का झंडा लहराता हुआ नजर आया और फरते जज्बात से मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये तीनों PIA की परवाज़ से 11 अक्टूबर को कराची पहुंचे, जहां उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनके बाद वो अपने अहले खाना से मिलने की इजाज़त मिली। तारिक परवेज़ बताते हैं कि जहाज़ से उतर कर तो सबसे पहले मैंने सजदा किया कि मैं अपनी मट्टी पर वापस आ गया हूँ। हमारी हालत ऐसी थी कि घर वाले पहचान ना पाए, लेकिन वो वक्त बहुत जज्बाती था। मेरी माँ बार बार मुझे गले लगाती थी। वो कैदी जो खुशकिस्मत साबित ना हुए हमारे साथ। ये 5 ऑफिसरान तो कैद से भागने में कामयाब हुए, मगर हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजियों और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार में दूसरा कोई इस कदर खुशकिस्मत साबित ना हुआ। कई जंगी कैदियों ने फरार की कोशिश भी की, मगर वो नाकाम साबित हुए। इंडियन जंगी कैदियों के लिए बने कैंपों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले उन जवानों और ऑफिसरान में से 2 मेजर रिटायर्ड साबिर हुसैन और मेजर रिटायर्ड नईम अहमद भी शामिल थे। मेजर साबिर हुसैन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। जब जंग शुरू हुई तो वो शिकारी में अपनी यूनिट के साथ थे और उन्हें वहाँ हुक्म मिला कि फ़ौरन कराची पहुँचे और वहाँ से ढाका रवाना हो। मैंने 65 की जंग भी लड़ी, मगर वो एक मुनज़्ज़म जंग थी। मनसूबाबंदी की गई और इसी के मुताबिक तैनातियाँ हुई थी, लेकिन 1971 की जंग में कुछ ऐसा
हुआ कि ज़िंदगी बदल कर रख दी। मिर्ज़ा साबिर बताते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचकर उन्हें रियासतों का इल्म ना था और ना ही साथियों पर एतबार बाकी रहा। हमारे अपने बंगाली फ़ौजी बागी हो गए थे, जिसको जहाँ मौका मिलता नुकसान पहुँचा देता। कोई कत्ल गारत कर रहा था, कोई गलत रास्ता दिखाता। हम तो हर तरफ से दुश्मन के जाल में घिरे हुए थे। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन, वहाँ के ऑफिसर हमारे दुश्मन, वहाँ के सिपाही हमारे दुश्मन। हमें जो गाइड मिलते कि रास्ते की रहनुमाई करें, उनका भी एतबार नहीं था, वो भी बंगाली थे। हाँ, बाहर के लोग हमारा साथ दिया और खलूस नीयत के साथ दिया उन्होंने हमारा। ये कहानियाँ थी पाक फ़ौज के उन गुमनाम फ़ौजियों की जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए दिन रात तैनात होते हैं, और हम यहाँ पर उठकर उनकी ज़ात पर उंगलियाँ उठाते हैं। हम कहते हैं कि फ़ौजी करप्शन करते हैं। तो यकीन करें, ये एक वो कहानी है जो आपके अंदर एक जज्बा ज़रूर पैदा करती है कि मुल्क की खातिर किस तरीके से, किस दर्द से, किस कुर्बत से ये तमाम जवान हमारे गुजरे होंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा 27 न्यूज़ हिस्ट्री।